खान। नादरीन, इस्लामाबाद बम धमाके के हवाले से कुछ और इतलात आ रही हैं, लेकिन हुकूमत का जो रवैया था वो इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत ही गैर जिम्मेदारा और बचकाना हरकतें इन्होंने। कभी मीडिया को दबाव डाला जाता था कि इसके बारे में कवरेज ना करें, कभी मीडिया को रोका गया कि आप इसकी खबर ही ना दें, कभी मीडिया को ये कहा गया कि जनाब आप लाहौर की बसंत के ऊपर फोकस करें, कभी जो है वो मीडिया को ये भी कहा गया कि आप इसको रावलपिंडी के मजाफात कहकर पुकारें, इस्लामाबाद का वर्ड इस्तेमाल ना करें। यानी इस लेवल के ऊपर प्लानिंग का फुकदान है और ऐसी बचकाना हरकतें की जा रही हैं। भी एक धमाका हुआ है, आप नहीं छुपा सकते। ये इंटरनेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट होगा, नेशनल मीडिया में भी रिपोर्ट होगा, हर तरफ इसको रिपोर्ट होना है क्योंकि एक इंसिडेंट हो गया और आप उसको नहीं रोक पाए। अब वाकये के बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल नाच गाना दिखा रहे थे जो लाहौर में बसंत की सरगर्मियां चल रही थी, क्योंकि टीवी चैनल ने पैसा पकड़ा हुआ है पंजाब सरकार से और वो पैसा अब उन्होंने हलाल करना था। देखिए, अगर कोई ये कहता है ना कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स कोई सहाफत की खिदमत कर रहे हैं या किसी मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई इंसानी हमदर्दी के तौर पे या कोई ह्यूमन राइट्स के मामलात में इनकी कोई मदद, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। ये कमर्शलिज्म है। ये टीवी चैनल सेठों ने पैसा बनाने के लिए और अपने मफादात बचाने के लिए बनाए हुए हैं। इनके अंदर कोई उसूल और कोई जाब्ता नहीं है। सच्चाई का बहुत बड़ा फुकदान है। अब आपके सामने है कि टीवी चैनल जो है वो बम धमाका हो गया उसकी कवरेज को रोककर और बसंत की कवरेज दिखा रहे हैं, और ये काम बड़ी देर तक होता रहा। सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हुई, लोगों ने बहुत आवाजें उठाई, हत्ता कि हुकूमत के जो अपने लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया फॉर गॉड सेक इसको रोके, इस सिलसिले को, ये गंद मारना बंद करें आप। तो उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत ने अनाउंसमेंट की और मरियम नवाज साहिबा की जो जाती इंजॉयमेंट की जो बसंत की मसरूफियात थी उनको मनसूख किया गया। अब यही है ना कि वो कवरेज नहीं होगी, फुटेजेस आपको नहीं मिलेगी, बहुत सारे टिकटॉक जो बन सकते थे वो टिकटॉक्स अब नहीं बनेंगे। मरियम नवाज के लिए जो प्लानिंग की गई थी उसको रोक दिया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बसंत देखेंगी नहीं या वो जाएंगी नहीं या नवाज शरीफ साहब इंजॉयमेंट नहीं करेंगे। बसंत की तकरीबात तो जारी है और इनके ऐलान करने के बावजूद भी लाहौर से बहुत सारे जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट करते रहे हैं फील्ड में से कि बाकायदा जो इन्होंने इंतजाम किए हैं वो सारे अपनी जगह पे मौजूद हैं। जहां जहां पे म्यूजिकल प्रोग्राम्स थे वो चल रहे हैं और सारी चीजें वैसे ही हो रही हैं। दो बड़ी मायूस कुन चीजें हुई हैं जो लोग बसंत मनाने के लिए लाहौर में है, उनके हवाले से मैं आपको बता दूं। एक तो ये कि गरीब आदमी इस बसंत से मुकम्मल तौर पे आउट है। अब 800 रुपए का 1000 रुपए का गुड्डा मिल रहा है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे, ब्लैक के अंदर बिक रहे हैं। और गरीब आदमी की तो इतनी पहुंच ही नहीं है। गरीब आदमी तो 500 रुपए का गुड्डा भी नहीं खरीद सकता। वो कोई कट के आ जाए किसी का तो लुट के उसको उड़ा ले तो वो अलग बात है। जो डोर का पिन्ना है वो एक अलग ही ब्लैक मार्केट बनी हुई है, लोग खरीद ही नहीं सकते, उनकी पहुंच से बाहर है। वो 2 पीस का पिन्ना है, वो इतना महंगा हो गया कि लोग आज मुझे बता रहे थे कि 12,000 से शुरू होकर 15-20 हजार तक चला जाता है। जिसका जो दिल करता है वो प्राइस ले लेता है। बल्कि एक मेरे दोस्त से बात हुई, उन्होंने कहा जी जब कहीं से भी डोर आपको ना मिले ना तो थाने से जाके ले लें। तो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने जो पकड़ी हुई है वो बेच देते, तो गुड़िया को डोरे कोई ऐसी चीजें वो किसी से पकड़ते हैं किसी को बेचते हैं। तो ये धंधा भी वहां पे चल रहा है। बहरहाल, एक तो गरीब आदमी इस बसंत से बाहर है। बहुत सारी छतों से लोगों ने वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि गुड़ियां उड़ती हैं, कुछ इलाकों में उड़ भी रही थी, यानी इचले के इलाके में गुड़ियां उड़ रही थी। कुछ अंदरून शहर में कुछ एरियाज हैं जहां थोड़ी बहुत गुड़ियां उड़ रही थी, लेकिन जो बसंत का असल रंग होता था वो एक लम्हे के लिए भी अभी तक नजर नहीं आया। उसकी वजह यह है कि वो जो पूरी एक नस्ल थी जो गुड़ियां उड़ाती थी वो बीच में से निकल गई। अब ये जेंजी है, ये नई नस्ल है, इनको इतना पतंगबाजी का पता ही नहीं है, ना इन्हें पतंग उड़ानी आती है, तनावे डालनी भी नहीं आती, तो ये पतंग बेचारे कैसे उड़ाएंगे। तो ये तो एक ऐसा खेल है कि लगातार अगर आप खेलते रहे तो आपको इसमें महारत हासिल होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप अचानक एक दिन उठेंगे और उठ के आप पतंग उड़ा देंगे। ये पूरा एक फन है, पूरी एक महारत है जो इसके अंदर होती है। बहरहाल, हवा भी नहीं चल रही, थोड़ी देर हवा चलती है फिर बंद हो जाती है, चलती है फिर बंद हो जाती है। लोग उसकी वजह से भी बड़े मायूस हैं। तो कुछ जगह पे कुछ पतंगबाजी हुई है लेकिन वो पैमाना नहीं है, यानी जो बसंत लाहौर में होती उसका 10-15% भी नजर नहीं आया। जो लोग वाकई में गुड्डी उड़ाने वाले हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं जो लाहौर में बसंत के प्रोग्राम करते थे, मैंने जब उनसे बात की उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, जो एक्चुअली बसंत का रंग होता था या आसमान के ऊपर पतंगे आती थी वो माहौल नहीं बना। यानी एक दौर ऐसा था समझ नहीं आती थी किसकी पतंग कहां से आ रही है, इतनी ज्यादा पतंगे गुड़ियां ये हवा के अंदर होती थी। अब वो नहीं है, उस तरह वाला माहौल बना नहीं, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है। जो अमीर अमीर लोग हैं, जो अलीट क्लास है, वो छतों के ऊपर खड़े होकर उन्होंने सिक्योरिटियां खड़ी की हुई है, वो किसी को ऊपर आने नहीं दे रहे, वहां पे वो बसंते मना रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो तरस रहे हैं और बस छतों के ऊपर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों के पास छोटा सा एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना था, लेकिन ये अफसोसनाक वाकया जो हुआ इसने पाकिस्तानियों के दिल बुझ गए, बड़ी तकलीफ हुई पाकिस्तानियों को। अब इसके बारे में कुछ इतलात आई हैं, जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ
इस्लामाबाद में। ये यासिर खान नाम का शख्स है जी, जिसने ये दहशतगर्दी का हमला किया है। और इसके बारे में जो इतलात हैं वो मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस बंदे के कुछ घर वाले गिरफ्तार भी हो गए हैं और इस्लामाबाद इमाम बारगाह में खुदकुश हमलावर के घर पर छापा मारा गया है। छापा के दौरान खुदकुश हमलावर की वालदा और 2 भाई जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 26 साल इसकी उम्र थी खुदकुश हमलावर की और इसकी शनाख्त यासिर खान के नाम से हुई है। इसका एक आईडी कार्ड भी मिला, सारी मालूमात वहीं से मिली। यानी आईडी कार्ड से आपको पता चल जाता ना बंदा कहां पे है, कहां पे रहता है, इसका मोबाइल फोन कहां कहां पे चल रहा था, या इस आईडी कार्ड के ऊपर कौन सा मोबाइल नंबर है, सिम कौन सी है, वो सिम कहां कहां इस्तेमाल होती रही। तो इधर से ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठी की है। ऐसी कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और ये खुदकुश हमलावर जो है ये इस लेवल का था कि ये अपना आईडी कार्ड भी साथ ही लेकर गया हुआ था। यानी इसका आईडी कार्ड वहां से ना मिलता तो काम शायद थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन इसका आईडी कार्ड भी साथ ही था। अब मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही, लेकिन यासिर खान इसका नाम था। इसके वालिद का नाम बहादुर खान है दस्तावेजात के मुताबिक, और ये रहने वाला 4 सद्दा रोड मोहल्ला अब्बास कॉलोनी का है। और जो इसका आर्जी पता लिखा हुआ है वो पेशावर का है। और इसका शनाख्ती कार्ड भी मिला है और दीगर कागजात भी धमाके वाली जगह से बरामद हुए हैं। ये बहुत अजीब बात है, इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था। और 5 माह ये शख्स अफगानिस्तान में मुकीम रहा, ये भी दावा किया गया है। अच्छा, ये कैसे पता चला? देखें, इसका आईडी कार्ड मिल गया तो वहां से आप पता कर लेते हैं कि इसका पासपोर्ट और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री, तो वो आपको फौरी तौर पे मिल जाती है वजारत दाखिला में से। एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको पता चलता है ये बंदा कहां कहां ट्रैवल करता रहा है। तो वो डाटा मिल गया कि जनाब ये बंदा अफगानिस्तान भी गया था और मई में गया था, जून में वापस आ गया। और उसके बाद जो अगला डाटा आया कि इसने एक सिम अपने नाम पे ली, और जो सिम इसने ली वो बाजोड़ में इसने अपने नाम पे ली, और अक्टूबर तक फिर ये बाजोड़ में ही रहा। यानी जून से लेकर 27 जून गालिबन, तब से लेकर ये अक्टूबर तक ये बाजोड़ के अंदर रहा। फिर ये नौशहरा आ गया और उसके बाद 2 फरवरी को ये इमाम बारगाह की रैकी करने के लिए गया। ये पुलिस के जराये ने बताया। देखिए, रैकी करने का भी ऐसे पता चला कि उसका मोबाइल फोन ऑन था ना। आप उसकी आप जियो फेंसिंग कर लेते हैं या पता कर लेते हैं कि इसके मोबाइल फोन की लोकेशन कहां कहां पे जा रही थी। तो ये सारा लोकेशन का खेल है कि ये बता रहे हैं कि ये पहले कहां पे था, बाद में कहां पे था। जहां जहां इसका मोबाइल जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन वाले समझ रहे हैं कि ये खुद भी वहीं पे जा रहा था। बहरहाल 2 तारीख को ये रैकी करके भी गया। ये सारी मालूमात पता चली इसका आईडी कार्ड मिलने के बाद। धमाका होने से एक लम्हा पहले तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बिल्कुल कोई इल्म नहीं था कि कोई खुदकुश धमाका प्लान हो गया है, या किसी इमाम बारगाह पे मस्जिद में कोई धमाका करने का कोई प्लान है किसी का, या इस तरीके का एक धमाका किया जाएगा। कुछ इतलात के मुताबिक इसको रोकने की कोशिश की गई, फिर फायरिंग हुई और उसके बाद ये शख्स पिछली सफों में दाखिल होकर इसने अपने आप को बम धमाके से उड़ा लिया। अब ये इस्लामाबाद पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी बहुत बड़ी नाकामी है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यानी पाकिस्तान की एजेंसियों में से किसी शख्स ने यह नहीं कहा कि मैं, क्योंकि इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं, या इस्लामाबाद पुलिस में से किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, मैं नाकाम हो गया लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करने में, लिहाजा मैं अपनी सीट से इस वक्त इस्तीफा दे रहा हूं। किसी ने भी इतनी जरूरत का मुजाहरा नहीं किया। ये सारे जानते हैं कि नौकरी के अंदर मौजें ही बहुत हैं, यहां तो मौजें ही मौजें और जिम्मेदारी है कोई नहीं, ना कोई आपको पूछ सकता है। और सबने इतनी ज्यादा सियासी खिदमात सर अंजाम दी हुई है कि किसी से आप जवाब तलबी कर ही नहीं सकते। तो ये नाजरीन धमाके के हवाले से हमारे पास अब तक इतलात है। और जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद मैं वजीर दिफा का एक ट्वीट पढ़ रहा था। आप अंदाजा करें जिस मुल्क का वजीर दिफा ऐसा है, वो जुगते लिख रहा अपने ट्वीट के अंदर इमरान खान को, पीटीआई को, कि सारा टब्बर ही इस काम पे लगा हुआ था। यानी इस किस्म की ट्वीट वजीर दिफा पाकिस्तान का ख्वाजा से, यानी जब आप इस तरह के नमूनों को मुसल्लत करेंगे, जब आप इस तरह के जोकर्स को लाके इक्तदार में बड़ी बड़ी नशिस्तों के ऊपर बैठाएंगे, तो फिर नतीजा भी ऐसा ही निकलेगा। यानी वो शख्स, जिम्मेदारी का आप अंदाजा करें कि वजीर दिफा जब धमाका हुआ इस्लामाबाद में, तो वजीर दिफा उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जुगते लगा रहा था, इमरान खान साहब के खानदान को, और 3rd क्लास किस्म के लोगों के साथ मिलकर ये जुगते लगा रहा था। ये आपका वजीर दिफा है। तो जिस तरह की पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसी तरह के ज़हनी मरीज इन्होंने अपने साथ मुसल्लत किए हुए हैं और पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए ऐसे लोग जो उस वक्त भी जुगतबाजी कर रहे हैं जिस वक्त उनकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में बम धमाका हो गया। भारत के ऊपर इल्जाम लगाया पाकिस्तान ने, कहा जी भारत ने किया, इसके पीछे भारत है। ठीक है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है तो ठीक बात कर रही है, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन अब करना क्या है, सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत को आप सिर्फ यही सजा दे सकते हैं कि हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे? ये तो कोई सजा ना हुई। देखें, आप ये कहते हैं कि भारत बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के दर्जनों वाकयात हुए, आपने कहा जी भारत है इसके भी।
हमारे बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे। हमारे बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे। हमारे बहुत सारे सिविलियंस शहीद हो गए, आपने कहा भारत है इसके पीछे। हमारी पूरी की पूरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन यरगमाल बना ली गई, ट्रेन ही गवाह कर ली गई, आपने बताया कि जनाब इसके पीछे भारत है। आपके बार बार शहरों के अंदर नाके लगा के वहां पे सड़कों पे गाड़ियों को रोक के मुसाफिरों को उतार कर कत्ल किया गया, आपने कहा कि भारत है इसके पीछे। इससे पहले इस्लामाबाद में धमाका हुआ, आपने कहा भारत है इसके पीछे। आज खुद कुछ धमाका हुआ, आपने कहा भारत है इसके पीछे। 12 के करीब शहर जो है बलूचिस्तान के, वहां पे दहशतगर्द आए, दंदनाते रहे और उन्होंने तबाही फेर दी, आपने कहा भारत है इसके पीछे। क्या इतना सारा कुछ जो आप कह रहे हैं कि भारत है इसके पीछे, उसकी सजा आपने ये दी है कि जाओ हम तुम्हारे साथ क्रिकेट का मैच नहीं खेलते? बस इतना ही था। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस वक्त किसानों को पानी की किल्लत का सामना है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। यानी भारत जब आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है, इल्जाम लगाता है, तो फिर वो उसके ऊपर एक्टिविटी करता है। पाकिस्तान ने एक्टिविटी क्या की है? क्या इंटरनेशनली पाकिस्तान कहीं पे गया है, या पाकिस्तान ने भारत के साथ कोई इस मामले के ऊपर बातचीत आगे बढ़ाई है, या पाकिस्तान ने कहीं आलमी सतह पे सबूत पेश करके भारत को बेनकाब किया है? देखिए, खाली इल्जाम लगाने से तो भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करता रहेगा, आप कहते रहेंगे, वो करता रहेगा, आप कहते रहेंगे। आपको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। आप क्या एक्शन लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर तो भारत ये कर रहा है तो ये हमला है ना पाकिस्तान के ऊपर। आप ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर बार बार खून रेजी करवा रहा है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का हमला है ना। इस हमले का जवाब आप क्या दे रहे हैं? सिर्फ क्रिकेट मैच ना खेल कर, तो ये तो कोई जवाब नहीं। अब नाजरीन, ये जो बसंत की सरगर्मियां मनसूख की है मरियम नवाज ने, अपनी जाती बसंत तो चलती रहेगी। अब ये देखें, इसको मैं एक तरह से अप्रिशिएट भी करता हूं कि कम से कम उन्होंने ये जरूर किया। इस वक्त लोग ये कह रहे थे कि बसंत की सरगर्मियां जो हैं उनको मनसूख किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे दानिश्वर अब इसको एक और एंगल से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी क्योंकि मरियम नवाज ने अपना जश्न मनसूख किया है, लिहाजा अपोजिशन अपना एहतजाज भी मनसूख कर दे। देखिए, ये अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो एहतजाज मनसूख करती है या नहीं करती, लेकिन एक सवाल है, एहतजाज तो है ही इन चीजों के खिलाफ। एहतजाज तो है ही इस बारे में कि जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही, बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान के आइन को बहाल होना चाहिए, पाकिस्तान का आइन पामाल कर दिया गया है, इदारों को कंट्रोल कर दिया गया है, और पाकिस्तान के इदारे अपनी डोमेन की बजाय डोमेन से बाहर निकलकर वो काम कर रहे हैं जो उनके करने वाला नहीं है। तो एहतजाज तो हो ही इन चीजों के बारे में रहा है। हाँ, ये जरूर है कि अपोजिशन इसके अंदर एक जुमला शामिल कर सकती है कि जनाब हम इस हमले के खिलाफ भी एहतजाज करने जा रहे हैं और इसको अपने एजेंडे के अंदर हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन जश्न को मनसूख करने में और एहतजाज को मनसूख करने में फर्क होता है। तो एहतजाज को मनसूख करने के हवाले से अब मुतालबात सामने आ रहे हैं। बहरहाल अपना मौक़िफ़ खुद ही लेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ लेती है। तलाल चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है, और तलाल चौधरी ने बड़ी अजीब बातें की और अंग्रेजी के अंदर की। उन्होंने कहा जी हम दुनिया को महफूज बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ रहे हैं। अब यानी वो ये कहते हैं कि दुनिया गैर महफूज हो जाएगी अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में पीछे रह जाता है, तो हम तो दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हैं, दुनिया को महफूज बना रहे हैं। ये बातें परवेज मुशर्रफ कहा करते थे और दुनिया को ये कहते थे कि जनाब हम क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा सारी दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। देखें, दुनिया अपने आप को खुद ही महफूज बना लेगी। आप ये चूरन अपना बेचें, आप पाकिस्तान को महफूज बनाएं, सिर्फ दुनिया को पता है अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। अफगानिस्तान के इर्द गिर्द बहुत सारे मुल्क हैं, उन्होंने सबने अपने आप को महफूज बनाया हुआ है। चाइना को पता है कि चाइना को अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। अमेरिका को भी पता है कि उन्होंने अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। वो जानते हैं अच्छी तरह, वो अपने एयरपोर्टों में पूरी चेकिंग करते हैं, कपड़े उतरवा के देखते हैं लोगों के। यूरोप भी जानता है अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। यूएई देखें ना, कितना पाकिस्तानी और इंडियन रोजाना जाता है वहां पे। अफगानी भी आते जाते हैं, ईरानी भी आते जाते हैं। वहां पे कभी दहशतगर्दी हुई है? नहीं। उन्हें पता है अपने आप को कैसे महफूज बनाना है। वो सारे मुल्क अपने साथ सही सलूक कर रहे हैं, वो अपने साथ जो है वो मुखलिस है, उन्हें पता है खुद को कैसे महफूज बनाना है। आप उनकी हिफाजत की फिक्र ना करें, दुनिया अपनी हिफाजत खुद कर लेगी। आप सिर्फ पाकिस्तानियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लें। सारी दुनिया को आप चूरन भेजते हैं जनाब हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं जी नहीं, अब हम फंस गए इस लड़ाई के अंदर अपनी पॉलिसीज की वजह से, और वो कह रहे हैं जी ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं। तो भाई और किसकी नाकामी है? डाकिये की नाकामी है, किसी पोस्ट ऑफिस वालों की नाकामी है ये, या पीसीबी वालों की नाकामी है ये? किसकी नाकामी है भाई? नाकामी सिक्योरिटी की नाकामी है। आप कौम को सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गए। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इसको प्रीएम्प्ट करने में, इसको रोकने में नाकाम हो गई, और ये अफसोसनाक वाकया है। इस तरह के वाकयात को रोकना पड़ता है उनके होने से पहले, लेकिन पहले अगर किसी को पता हो तो रोके ना। जावेद हाशमी साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वो ये कहते हैं कि निहत्ते नमाजियों पर हमले के इस वाकये ने दिल को दहला दिया, आंखें अश्क बहाए बगैर नहीं रुक रही। अफवाज और एजेंसियों का काम था कि वो इन दहशतगर्दों से लड़ती, इनकी इंटेलिजेंस रखती।
आपका हदफ सियासी कारकुन नहीं बल्कि दहशतगर्द होने चाहिए थे। आपकी तरजीहात पाकिस्तान बनने के साथ ही आजादी राय रखने वालों को खामोश कराना रही, जिसके नतीजे में आज दहशतगर्द दारुल हुकूमत के अंदर अपना इंतशार फैला रहे हैं। जो मैंने ज़ियाउल हक के सामने कहा था, आज एक लम्हा जाया किए बगैर गो बैक टू योर बैरक्स एंड नेवर कम अगेन, कि वापस अपनी बैरक्स में जाओ और फिर कभी वापस मत आना। ये बात की जावेद हाशमी साहब ने। अब आ जाए नाजरीन, इमरान खान साहब के टेस्ट के हवाले से उनके डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया है। वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब के जो टेस्ट किए गए हैं उनके रिजल्ट के बारे में मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र ही नहीं है। जो मेडिकल रिपोर्ट हवाले की गई, पहले तो रिपोर्ट ही नहीं दे रहे थे, अब रिपोर्ट दी है, उसके अंदर कोई चीज ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो टेस्ट किए गए हैं उन टेस्ट के हवाले से कोई जिक्र नहीं है। हमने कहा था कि उनकी आंख को रेटिना स्पेशलिस्ट देखेंगे, रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। उनकी आंख के स्पेशलिस्ट ने उन्हें देखा, हर आंख का डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता, ये सीरियस बीमारी है। अपील करता हूं हमें इमरान खान के चेकअप की इजाजत दी जाए। ये जनाब वो कह रहे हैं। अब जो हुकूमत है वो रोला डाल रही है। जनाब शहबाज शरीफ के साथ भी बहुत बुरा हुआ था, जनाब हमजा शहबाज को भी इजाजत नहीं मिली, वो इलाज नहीं करवा सके, जनाब नवाज शरीफ के साथ भी बहुत बुरा हुआ था। अब इनकी मिसालें दे रहे हैं। तो मैं जरा तीनों के बारे में आपको बता दूं। नंबर 1 आप आ जाए नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो दुनिया की तारीख का वाहिद कैदी है जो सजा काट रहा था और वो उस मुल्क की जुरिस्डिक्शन से बाहर ही चला गया। अदालतों ने निकाल दिया कि जाओ जाकर जिधर दिल करता रहो। 4 हफ्ते का कहकर 4 साल मियां साहब वापस नहीं आए और उनका इलाज भी खत्म नहीं हुआ। तो नवाज शरीफ वाला प्लेटलेस वाला ड्रामा तो आप सबको याद है। अब आ जाए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। हमजा शहबाज को जानबूझकर पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर बनाया गया और शहबाज शरीफ खुद से बन गए कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर। और ये जब भी इनका दिल करता था, ये कौमी असेंबली का इजलास जो है वो बुलवा के, या सूबाई असेंबली का, ये फौरी तौर पे पहुंच जाते थे और वहीं पे रहते थे कई दिन। ये मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। परवेज इलाही साहब ने बड़ा शानदार सलूक किया हमजा शहबाज के साथ, क्योंकि वो स्पीकर थे। उन्होंने कभी हमजा शहबाज को शिकायत का मौका नहीं दिया। वो हमेशा हमजा शहबाज को फैसिलिटेट करते थे और इनको उनका शुक्रिया हमेशा अदा करना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब जो यहां पे थे असद कैसर साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। वो शहबाज शरीफ साहब को हमेशा जेल से ले आते थे, हमेशा कैद से निकाल कर ले आते थे और शहबाज शरीफ साहब कई घंटे पहले आ जाते थे, कई घंटे बाद तक मौजूद रहते थे। वो पार्लियामेंट के अंदर लंबा लंबा टाइम गुजारते थे और पूरा पूरा सेशन बाहर रहते थे ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। तो इन लोगों ने तो ऐसे जेलें काटी हैं, इनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं हुआ। मरियम नवाज टेलीफोन इस्तेमाल करती थी जिस वक्त कैद में थी, बाकायदा उसकी वीडियो मौजूद है। तो ये नाजरीन, इन्होंने जिस तरह अपना टाइम गुजारा वैसे तो किसी ने भी नहीं गुजारा। तो ये कहानियां आपको जो मर्जी सुनाएं, कहानियों से कोई लीडर नहीं बन जाता। जो जेल इमरान खान काट रहा है ना, इन्होंने कभी सोची भी नहीं। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि आज हमारा प्रोग्राम है लंदन में और ये प्रोग्राम का आप इश्तिहार देख रहे हैं। ये लंदन के अंदर प्रोग्राम है, हमारे बहुत सारे साथी आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए हम सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं। आप सब भी आवाज उठाइए। हमारे साथ और जर्नलिस्ट भी मौजूद होंगे, कुछ पॉलिटिकल लोग मौजूद होंगे, कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। तो पाकिस्तान में जो फस्तायत, जुल्म और जबर जारी है और जिन गलत पॉलिसियों की वजह से हमारा मुल्क यहां तक पहुंच गया है, उनके खिलाफ हम आवाज उठाने जा रहे हैं। हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाइए।